हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। ये बच्चों मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स होते क्या है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स बेसिकली हमारे खाद होती है जो कि हम सॉइल में डालते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। और अगर हमारे सॉइल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने से रोक रही है, तो हमारे को वो उसमें हेल्प करती है। ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं, किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। किस लिए? ताकि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो हेल्दी हो सके। उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब बोझो के दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से आ गया। बोझो कहता है कि आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। उसने हेल्दी क्रॉप को ग्रो होते देखा एक फार्म में, बट उसका जो पड़ोस वाला फार्म है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो वीक हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स वीक होते हैं, कुछ प्लांट्स हेल्दी होते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है बच्चों? सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल हमारा क्या करता है, मिट्टी क्या करती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो क्रॉप होती है उनको मिनरल और न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ में क्या होता है बच्चों, जो फार्मर होते हैं ना, वो एक ही क्रॉप को बार बार एक ही फील्ड पे उगाते रहते हैं। अब जब कोई क्रॉप एक बार बार एक ही फील्ड पे उगती रहेगी तो बच्चों वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वहाँ पे मिनरल्स की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यही रीज़न होता है कि हमारा कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ नहीं करते। जिनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते वो अच्छे नहीं ग्रो करते, और जिनको मिल जाते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। मतलब वो अपनी जो फील्ड होते हैं उन्हें कभी भी अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं छोड़ते, मतलब खाली नहीं छोड़ते। तो ऐसे में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का ख़त्म हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम क्रॉप्स को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे सॉइल के अंदर तो उसमें क्या होगा कि हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगी उस सॉइल के अंदर से। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स। तो अब ऐसे में अब हमारे क्रॉप भी ग्रो करनी है, ठीक है, और बार बार उसी जगह पे भी करनी है, और हमें अच्छी भी चाहिए क्रॉप्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मैन्योर्स को फील्ड के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ख़त्म हो गए हैं सॉइल में वो वापस से उसके अंदर भर जाए। रिप्लेनिश मतलब होता है रिफिल हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर बच्चों प्रॉपर तरीके से मैन्योरिंग नहीं की जाएगी तो हमारे प्लांट्स कैसे होंगे? वीक होंगे। मैन्योर क्या होता है बच्चों? मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे ऑब्टेन होता है? हमारे प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। यानी कि जब जो हमारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, उनके मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है। जो वो डिकम्पोजिशन होता है उससे ही हमें क्या मिलते हैं? हमारे मैन्योर मिलते हैं। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसे एक पिट में, एक गड्ढे में, एक ओपन प्लेस पे उसे डंप कर देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो डिकम्पोज होते रहते हैं। ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन किसकी मदद से होता है? ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फिर ये डिकम्पोज मैटर को हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मिकम्पोस्टिंग इन क्लास 6th। ठीक है, अब ये बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रही हैं लड़कियाँ, गर्ल्स। वो उन्होंने क्या करा कि ग्राम सीड्स को लिया, ठीक है, और ग्राम सीड्स को हमारे 3 वेसल में डाला। इक्वल वेसल है वो, A, B एंड C। पहले वाले में उन्होंने क्या करा,
काऊ डंग डाला, दूसरे वाले में उन्होंने यूरिया डाला और तीसरे वाले वेसल में उन्होंने कुछ नहीं डाला। तब आप देखिए कि इन तीनों में सबसे अच्छी ग्रोथ किसकी हो रही है? बी की। ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम वो पढ़ेंगे। डिड ऑल द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस? क्या जितने भी प्लांट्स थे, ये तीनों जो प्लांट्स थे, तीनों जो कप थे, क्या एक ही पेस पे ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन से ग्लास में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है? बी में हो रही है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट किस में हो रही है? बी में हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो भी देते हैं, मैन्योर भी देता है, न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स भी देते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो बच्चों फ़र्क होता है इनके प्रोसेस में। प्रोसेस इन द सेंस कि जो हमारे मैन्योर होते हैं वो एनिमल और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से बनते हैं। ठीक है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटाश, NPK। ठीक है। जो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। हम फार्मर क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके जो क्रॉप की यील्ड होती है उसको अच्छा बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। जैसे कौन कौन सी क्रॉप हो गई? व्हीट, पैडी एंड मेज। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र का बहुत एक्सेसिव यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बच्चों से क्या हो जाता है? हमारी जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र्स का और नुकसान क्या होता है? इससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है। इसलिए हमें हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, या फिर हमारे को उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, यानी कि खाली छोड़ देना चाहिए दो क्रॉप्स के बीच में। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। मैन्योर का यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आपकी जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो अच्छा हो जाता है, और उसकी जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। और क्या बेनिफिट होता है? और जो आपकी जो सॉइल होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो उसको भी पूरा कर देते हैं। अनदर मेथड क्या है रिप्लेनिशिंग का सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ? इस थ्रू क्रॉप रोटेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? अभी तो हमारे पास एक तरीका तो हमने जाना कि हम बंजर छोड़ दें ज़मीन को, ताकि सॉइल के अंदर वापस सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। ठीक है। या एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम क्या करें कि उस ज़मीन पे पहले एक तरह की क्रॉप उगाएं, जिससे क्या होगा? उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो ले लेगा। फिर उसके ऊपर दूसरे तरीके की न्यूट्रिएंट उगाएं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स पहले प्लांट ने यूज़ करे हैं वो वहाँ पे दोबारा से आ सके, और जो दूसरा प्लांट है वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स ले सके। ठीक है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. This helped in replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. फार्मर्स को उकसाया जाता है, उनको encourage किया जाता है कि वो इसी practice को adopt करें। In the previous classes you have learned about rhizobium bacteria. आपने rhizobium bacteria के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। These are present in the nodules of the root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. ये क्या करते हैं? atmospheric nitrogen को देते हैं। ये बच्चा, ये दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि क्या फ़र्क है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिफरेंस, एक बार फिर पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है बच्चों? हमारे फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ठीक है, जबकि मैन्योर क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, जो कैसे बनते हैं? प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। जबकि हमारे फर्टिलाइज़र्स किस में बनते हैं? फैक्ट्री में। मैन्योर कहाँ बनते हैं? हमारे फील्ड में, खेतों में। फर्टिलाइज़र्स हमारे को कोई ह्यूमस देते हैं सॉइल को? नहीं देते। मैन्योर हमारे सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड करते हैं।
ठीक है। हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। लेकिन मैन्योर क्या होते हैं? इतने मतलब जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने फर्टिलाइज़र्स में होते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं मैन्योर के बच्चों? सबसे पहले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की। और क्या होता है, आपकी जो सॉइल है इसको ये पोरस बनाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो इजी हो जाता है। ठीक। और क्या बेनिफिट होता है मैन्योर यूज़ करने का? कि नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म जो फार्मर को हेल्प करते हैं वो बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। क्या बेनिफिट होता है? सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम जो प्लांट्स उगाने जा रहे हैं उनको हम पानी दें। जब तक हम पानी नहीं देंगे वो बच्चे उगेंगे कैसे? नहीं उग पाएंगे। आप सभी को पता है किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बीइंग्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। सभी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। पानी किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? जो प्लांट की जो रूट होती हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। और पानी के साथ साथ जो रूट्स होती हैं वो किस चीज़ का यूज़ करती हैं? मिनरल्स का, फर्टिलाइज़र्स का, ये सब भी। ठीक है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है बच्चों। वाटर इज एसेंशियल। वाटर हमारा किस लिए एसेंशियल है? बिकॉज क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। यानी कि जो सीड उगते हैं वो ड्राई कंडीशन में नहीं उग सकते। मतलब क्या है कि अगर आपको उनको वो जो सूखा सूखा होगा तो अगर वो नहीं उगेंगे, लेकिन अगर उन्हें पानी मिलेगा तो वो उग जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर वो सारे प्लांट्स को मिलते हैं। और वाटर से क्या हेल्प मिलती है कि वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को किससे? फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से। इसका मतलब क्या है? जो गर्म हवा आ रही होती है, जो गर्मी पेड़ पौधों को लग जाती है, उनसे भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप। सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, क्रॉप हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए इस वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसे रेगुलरली हमें वाटर देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब अच्छा, जब क्रॉप अलग अलग है तो सीधी सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी की कितनी बार उसमें पानी डालना है, किस किस टाइम पे डालना है, वो सब भी क्या होगी? अलग होगी। सॉइल टू सॉइल भी डिफ़र करेगा और सीज़न टू सीज़न भी करेगा। अगर रेनी सीज़न है तो आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। वाई इज इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dry up and died. Here is the answer. सीधी सी बात है, क्योंकि पानी उड़ जाएगा तो उसको सब पानी की ज़रूरत तो बार बार पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।